के सामने स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि नरौरा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है फिरोजाबाद, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है बुलंदशहर। देखिए सबसे पहली चीज कि नरौरा जो है ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए ये जाना जाता है नरौरा, और यह आपका उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे पास परमाणु संयंत्र भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर हमारे पास परमाणु संयंत्र भी स्थापित है और ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो आपका जवाब यही होगा कि आंसर नरौरा। अब चूंकि नरौरा स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और ये आपके बुलंदशहर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए बुलंदशहर के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे बुलंदशहर का जो खुर्जा नामक स्थल है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है। बुलंदशहर का खुर्जा नामक स्थान चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ साथ चूंकि चीनी में कांच के लिए प्रसिद्ध है आपका बुलंदशहर, कांच के लिए पूछा जाएगा तो बुलंदशहर, और कांच की चूड़ियों के लिए पूछा जाएगा तो आपका आंसर होता है फिरोजाबाद। दोनों ही इस ऑप्शन में दिए हुए हैं और दोनों के साथ आप इंपॉर्टेंट मानकर ये नोट करेंगे कि बुलंदशहर पूछा जाएगा तो चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, और आपका यहां पर हो जाएगा कांच के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कांच के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की बात करते हैं तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इसी वजह से फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि किसने आगरा को सर्वप्रथम आगरा कहा। टॉलमी ने, अरस्तु ने, नेपोलियन ने या फिर सिकंदर ने। आगरा को सर्वप्रथम आगरा कहने का श्रेय किसको जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं आगरा की तो चूंकि आगरा में कई सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं और इन सारे के सारे पर्यटन स्थलों के दृष्टिकोण से हमारा जो राज्य है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आगरा के अंतर्गत पर्यटन थीम पार्क भी स्थापित है। आगरा से जुड़े हुए कई सारे फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो आगरा जो शहर है इसकी स्थापना की गई है सिकंदर लोदी के द्वारा। इसकी जो स्थापना की गई है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है। सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी घोषित किया गया था वो किसे घोषित किया गया था, आगरा को घोषित किया गया था। फिर बाद में आगरा से शिफ्ट करके इसे राजधानी के रूप में प्रयागराज को बनाया गया और फिर प्रयागराज से शिफ्ट करके राजधानी लखनऊ को बना दिया गया। तो वर्तमान में हमारे राज्य की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी हमारी आगरा है, जबकि पूर्व में हमारे आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। अब यहां पर आपसे ये प्रश्न नहीं कह रहा है कि आगरा की स्थापना किसने की, सबसे पहले आगरा किसके द्वारा बताया गया कि आगरा शहर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा टॉलमी। इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टॉलमी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगरा से जुड़े हुए सारे फैक्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आगरा को हम यहाँ पर सर्वाधिक गर्म जिले के रूप में भी जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में दो ऐसे जिले हैं जिसे हम गर्म जिले के रूप में जानते हैं, एक उसमें से आगरा है और दूसरा आपका झांसी है। आगरा की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, तो आगरा की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। आगरा की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। आगरा से होते हुए दो एक्सप्रेसवे का भी जुड़ाव है, जिसमें से एक आपका है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, एक आपका है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे और दूसरा आपका है यमुना एक्सप्रेसवे या फिर आप इसे ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, जिसका संबंध आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में है, जिसका संबंध ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में है। नोट करते चलिएगा, ये दोनों एक्सप्रेसवे हैं जो आगरा के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों एक्सप्रेसवे हैं और एक्सप्रेसवे क्या होते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि यातायात के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं, जिसकी सहायता से हम शहरों के बीच में कनेक्टिविटी को और अधिक बढ़ावा दे सके।
इसके साथ साथ यदि हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा आपका पेठा के लिए जाना जाता है, आगरा आपका ताजमहल के लिए जाना जाता है, आगरा आपका पर्यटन थीम पार्क के लिए जाना जाता है, पर्यटन थीम पार्क के लिए जाना जाता है। आगरा आपका यहाँ पर जो है पेठा, ताजमहल, पर्यटन थीम पार्क, लेदर पार्क के रूप में भी जाना जाता है। आगरा के अंदर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुक्सा जनजाति। आगरा जो है चमड़ा के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये सब आपके आगरा के हैं। और आगरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर आपका फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, आगरे का किला, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल और आपका ताजमहल, ये सारे के सारे पर्यटन स्थल आगरा के अंतर्गत ही स्थित हैं। तो ये सब कुछ था आगरा से जुड़ा हुआ। इसका मतलब कि अब आपको आगरे से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप सब यहां से क्लियर रखेंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए, बिल्कुल साइड में है। एक बार आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार सारे के सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आपके सामने अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। संत रविदास नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? संत रविदास नगर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, पेड़ा के लिए प्रसिद्ध है या फिर गुड़ के लिए प्रसिद्ध है? पहली चीज कि संत रविदास नगर किस जिले का मुख्य नाम माना जाता है? हालांकि हम इस जिले को और भी दूसरे नामों से जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह जिला संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। और यह जिला किसका मुख्यालय है या कौन से जिले का मुख्य नाम है? आपको पहले यह कमेंट करके बताना है। बिल्कुल देखिएगा, 3rd का ऑप्शन आ रहा है, 3rd का ऑप्शन आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। और सनक टंगर कह रहे हैं 3rd का बी। बिल्कुल दीपा सिंह का आंसर आ रहा है। अच्छा, और भी एक सवाल जो है आंसर आ चुका है। देखिए नाम में भी आप लोग आदित्य, अनीता, अश्वनी, रोहित, डोरेमोन, बिल्कुल राइट आंसर आपका है और आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd का ऑप्शन ए दे रहे हैं, जो भी ऑप्शन बी दे रहे हैं वो यहाँ पर गलत हैं। बाकी 3rd का ए जितने लोग दे रहे हैं वो सही हैं। और बिल्कुल राइट आंसर ये भी आ गया है कि संत रविदास नगर भदोही जिले का ही मुख्य नाम है। देखिए भदोही किसी भी जिले की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 75 जिले हैं, लेकिन इन 75 के 75 जिलों को अलग अलग नामों से भी किसी किसी जगह पर जाना जाता है। जैसे कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय के नाम से उन्हें जाना जाता है, तो ऐसे ही हमारा एक जिला है संत रविदास नगर जिसमें भदोही उसके मुख्यालय का नाम है और भदोही के नाम से ही सामान्यतः संत रविदास नगर को जाना जाता है। भदोही हमारा कालीन के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई उद्योग है तो वो आपका कौन सा उद्योग है? हथकरघा उद्योग है। यानी कि हैंडलूम इंडस्ट्री में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और हमारे उत्तर प्रदेश की लगभग 41% आबादी जो है वो अलग अलग उद्योगों पर निर्भर है, जिसमें से एक उद्योग आपका हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग के अंतर्गत कई तरीके के उद्योग आते हैं, जैसे इसमें आपका कालीन भी आ जाता है, इसी में आपका गलीचा भी आ जाता है, इसी में आपका दरी भी आती है। तो ये सब आपके हथकरघा के अंतर्गत चीजें हैं। अब चूंकि एक जिले की बात कर रहा है तो हमारा भदोही जिला जो है वो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूती वस्त्र के लिए बात करेगा तो इसका आपका हो जाएगा सीतापुर। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला? सीतापुर। जबकि आपका रेशमी वस्त्र के लिए पूछा जाए, अगर आपका प्रश्न बनता है कि रेशमी वस्त्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे वाराणसी। रेशमी वस्त्र के लिए वाराणसी जिला प्रसिद्ध है। ऊनी दरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कि जौनपुर जिला। ऊनी दरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर जिला। ठीक है, ऊनी दरी जौनपुर। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है पेड़ा के लिए कौन सा जिला, तो ये आपका मथुरा। पेड़ा के लिए आपका मथुरा जिला। गुड़ के लिए पूछा जाएगा तो गुड़ के लिए आपका अयोध्या जिला। फैजाबाद जिसे आप अयोध्या के नाम से जानते हैं, तो अयोध्या जिला आपका गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। अयोध्या जिला जो है आपका गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल आंसर सभी लोग सही दे रहे हैं। और यहाँ पर पिंकी सक्सेना का कहना है कि गलत हो गया, कोई बात नहीं।
हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है, यही आपके लिए बेहतर अवसर है और आप इस अवसर का लाभ उठाएं। और यहाँ पर जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि आपके राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है तो आप कहेंगे हथकरघा। और यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि आपके राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है तो आपका आंसर होगा कृषि। आय का स्रोत कृषि, लेकिन उद्योग सबसे बड़ा कौन सा? हथकरघा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है कौन सी? खड़ी बोली, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी? कौन सी भाषा हमारे फैजाबाद या अयोध्या जनपद में बोली जाती है? देखिए यहाँ पर हम फैजाबाद का नया नाम भी लिख देते हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा परिवर्तित किया गया, और अयोध्या आने वाले समय में हमारे उत्तर प्रदेश का एक सबसे महत्वपूर्ण जिला भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे राज्य की अगर बात करें तो हमारे राज्य जो है कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में विविधताएं पाई जाती है। यहाँ पर संस्कृति में आपको अलग अलग विविधताएं देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेंगी। तो संस्कृति और कला के लिए हमारा उत्तर प्रदेश राज्य जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं अपने राज्य के विभाजन की, यानी हम अपने राज्य में संस्कृति और कला के अनुसार विभाजन की, तो हमारे राज्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग पूर्वांचल क्षेत्र, दूसरा भाग बुंदेलखंड क्षेत्र, तीसरा भाग अवध क्षेत्र और चौथा भाग ब्रज क्षेत्र। अगर अवध क्षेत्र में आते हैं, चूंकि अवध क्षेत्र का मतलब ही है कि अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ, ये सब आपके अवध क्षेत्र में शामिल है। और अवध क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको कहा जाता है अवधी। क्या कहा जाता है? अवधी भाषा कहा जाता है। बिल्कुल आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल राइट आंसर दीजिएगा, ऑप्शन डी। अच्छा ये आप बताएंगे, अगर हम इसी में से बात करते हैं कि भोजपुरी कौन से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? भोजपुरी कौन से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? बुंदेलखंडी कौन से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? बुंदेलखंडी कौन से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? बघेली कौन से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? तो ये सब आपको देखना है कि बघेली की बात करते हैं तो बघेली चूंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड ये हमारा जो है सीमा स्पर्श करता है सोनभद्र के साथ, तो हमारे सोनभद्र और मिर्जापुर वाले जिलों में जो है 2 तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। एक तो आपकी बघेली, और कहीं कहीं पर आपको भोजपुरी का भी विस्तार देखने को मिलेगा, चूंकि पूर्वांचल क्षेत्र से ही स्पर्श करता है मिर्जापुर की सीमा। बुंदेलखंडी की बात करें तो ये पूरे के पूरे पठारी क्षेत्र या पूरे बुंदेलखंडी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो आपकी बुंदेलखंडी भाषा है। और भोजपुरी की बात करते हैं तो ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। पूर्वांचल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक माना जाता है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़? देखिए आप सब जानते हैं कि अगर हम आम की बात करते हैं तो हमारे राज्य में ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमें कहीं पर प्रमाणित जो है तथ्य नहीं मिलता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे राज्य में अकेले आम की इतनी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व के किसी भी भाग में नहीं मिलती हैं। यानी कि हमें आम की सिर्फ, देखिए आप अपने राज्य में रहते हैं, वही बात है ना कि जहां घर की मूली साग बराबर, तो आपके राज्य में क्या क्या विशेष बातें हैं ये आप न जानते हुए अलग अलग राज्यों के प्रति आकर्षित होते हैं। आपका अपना राज्य उत्तर प्रदेश इतनी ज्यादा फसलों का उत्पादन करता है कि अगर आप सिर्फ अपने राज्य में कृषि पर आय अर्जित करते हैं तो आप एक अमीर समाज के वर्ग में रखे जाएंगे। लेकिन चूंकि हम
कृषि पर न निर्भर होकर अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग जो है व्यापारों में निवेश करना ज्यादा समझते हैं जरूरी। इस वजह से हम आपको ये तथ्य बता रहे हैं कि हमारा राज्य आय के उत्पादन में सर्वाधिक बड़ा राज्य माना जाता है। आपके राज्य से इतनी ज्यादा प्रजातियां उत्पादित होती हैं जितना विश्व के किसी भाग से नहीं पाई जाती हैं। अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग जो है प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जैसे लखनऊ में आपको मलिहाबादी आम बताया जाता है। लखनऊ में मलिहाबाद नाम का एक स्थान है जहां पर आम की विभिन्न प्रजातियां उत्पादित होती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि लखनऊ मलिहाबादी आम के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन चूंकि आपका साफ साफ दे दिया है दशहरी आम, तो दशहरी आम जो है ये आपका लखनऊ में माना जाता है। वाराणसी में जो आम है इसका आम नाम है लंगड़ा। वाराणसी का जो आम है ये लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है या लंगड़ा आम के नाम से जाना जाता है। बाकी आप सब जानते हैं प्रतापगढ़ जो है वो मुख्य रूप से आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए और भी हम आपको बता देते हैं नाम, कुछ नाम और देख लीजिए। सहारनपुर का अगर बात पूछे कि सहारनपुर से आम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि सफेदा और चौसा। सहारनपुर से कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो सफेदा और चौसा। और अगर आपसे पूछता है कि बागपत से आम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो आप कहेंगे यहां से रटौल नाम की प्रजाति पाई जाती है। आम की कौन सी प्रजाति, तो रटौल नाम की प्रजाति। बाकी आपका प्रतापगढ़ आंवला के लिए और आगरा आपने कह दिया कि पेठा के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नोट करते चलिएगा सभी लोग और एक बार स्क्रीन जो है आप क्लास को शेयर कर दीजिए। संख्या आज बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ होनी चाहिए क्योंकि टॉप 50 है, तो आज हमारी संख्या भी बिल्कुल टॉप होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर अवस्थित हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है लखनऊ में, ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरठ में, ऑप्शन सी दिया हुआ है अयोध्या में एंड ऑप्शन डी इज मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। 6 का बी आंसर आ रहा है, 6 का आंसर बी दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल देखते हैं सही किसका आंसर जाता है, मेरठ। ये भी बात है सत्य, इसको आप सत्य मान लीजिए कि आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। जहां देखा आपने मेरठ तो सब मेरठ करने लगते हैं, और जितने लोग भी मेरठ कर रहे हैं, जितने लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं वो सब के सब बिल्कुल गलत हैं। जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सब के सब बिल्कुल गलत हैं। बाकी लोग जितने लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं, जितने लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं वो ऑप्शन जो है सही है। बिल्कुल देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, मथुरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए मथुरा में अगर हम अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो मथुरा में हमारे पास 2-3 अनुसंधान संस्थान है। पहला यहाँ पर बकरी अनुसंधान संस्थान, ये तो देखिए विश्वविद्यालय है, ये संस्थान नहीं है, ये आपका विज्ञान विश्वविद्यालय है। तो आपका सबसे पहला बकरी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। इसके बाद आपका यहाँ पर केंद्रीय मीट अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। यहाँ पर आपका केंद्रीय मीट अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। इसके अलावा इस राज्य में, इस जिले में आपका गौ अनुसंधान संस्थान पाया जाता है। तो ये 3 अनुसंधान संस्थान आपके मथुरा से हैं। चूंकि एक आपका यहाँ पर मैच कर रहा है तो इस अनुसार आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। इसके अलावा अगर आप याद रखेंगे, देखिए पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, यहीं पर अगर आपसे पूछता है कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो आपका आंसर होता क्या, जब आपका आंसर होता बरेली। जब आपसे पूछता कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तब आपका आंसर होता बरेली, लेकिन यहां पर विज्ञान विश्वविद्यालय की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा फर्स्ट का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजय यादव, बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है भाई, आप लोग कमेंट करिए, ये सब मत लिखिए किसका दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है।
जो भी कुछ समस्याएं हैं उनका हम लोग लास्ट में विषय पर चर्चा करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन बनाइए टॉपिक पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बिल्कुल साइड में हो जाते हैं जिससे आप अपने आराम से स्क्रीनशॉट या नोट कर सकें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? अलीपुर, नवाबगढ़, कोइल या इमामगढ़? देखिए अलीगढ़ का नाम एक बार फिर से परिवर्तित करने की चर्चा चल रही है अभी, लेकिन आप सब जानते हैं चूंकि अलीगढ़ आपने जो है विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। अलीगढ़ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जिला है, उद्योगों के लिए भी। अलीगढ़ में हमारे राज्य का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और अलीगढ़ का नया नाम क्या प्रस्तावित है इसको भी आप बताएंगे। इसके साथ साथ अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था? मतलब आपको 2-3 नाम याद होने चाहिए। एक तो अलीगढ़ का पुराना नाम, दूसरा अलीगढ़ का नवीनतम नाम, और तीसरा आपका अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया है। चलिए फटाफट से जवाब देंगे, फटाफट से जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नवाबगढ़। नहीं भाई, नवाबगढ़ जितने लोग दे रहे हैं वो सब गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा, अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था? BAC अलग अलग नाम दे रहे। बिल्कुल सही जवाब श्रुति श्रीवास्तव का आया है। 18th सेंचुरी में इसे कोइल नाम से जाना जाता था। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर श्रुति श्रीवास्तव। ऑप्शन C फॉर चंद्रा इज द करेक्ट आंसर। 18वीं सदी में हम अलीगढ़ को कोइल नाम से जानते थे। और अलीगढ़ का नवीनतम नाम क्या निर्धारित किया गया है? बिल्कुल सही जवाब आंसर आ रहा है कि प्रस्तावित किया गया है कि इसका नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाए। इसका नाम बदलकर क्या करने की प्रस्तावना की गई है? तो इसका नाम बदलकर करने की प्रस्तावना की गई है हरिगढ़। तो देखिए आगे चलकर क्या होता है, क्या योगी आदित्यनाथ या हमारे मुख्यमंत्री ऐसा फैसला लेते हैं कि नहीं लेते हैं। फिलहाल अभी ये प्रस्तावित है तो ऑप्शन यहां पर C होगा। और अगर ध्यान रखेंगे कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि क्या प्रस्तावित है तो आप कहेंगे हरिगढ़ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शहर को कथक नृत्य की जन्मस्थली कहा जाता है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मथुरा? देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारा जो राज्य है ये हमारे राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। हमारे राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसको बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि जब पुराने समय में, प्राचीन काल में जब पंडितों द्वारा, पुरोहितों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती थी तो उस दौरान चेहरे पर दिखाई देने वाली भाव भंगिमा को ही हम शास्त्रीय नृत्य यानी कि कथक के रूप में देखते थे। और मुख्य रूप से कथक इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसका पूरे के पूरे भारत में जो प्रचार प्रसार हुआ है वो मुख्य रूप से हमारे अपने राज्य से हुआ है। तो हमारे राज्य से ही कथक का जन्म हुआ है। और कथक की जन्मस्थली के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है ये आपको जवाब देना है। बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का करेंगे। देखिए लखनऊ का जवाब आना शुरू हो गया है। जवाब आ रहे हैं लखनऊ, बिल्कुल। और इसके साथ साथ कथक का जनक किसे कहा जाता है? कथक का जनक किसे कहा जाता है? जन्मस्थली लखनऊ है, बिल्कुल सही जवाब। जितने लोग ऑप्शन A बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कथक का जनक किसे कहा जाता है ये भी जवाब दीजिएगा, बिल्कुल आंसर करेंगे। और वेरी नाइस आंसर दीक्षा मोदनवाल दे रही हैं, बिरजू महाराज। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। आपका आंसर बिल्कुल सही है। कथक का जनक अगर पूछा जाए तो बिरजू महाराज का नाम जरूर आपके जबान पर याद होना चाहिए। ये हमारे राज्य से संबंधित एक ऐसे कलाकार थे जिनके द्वारा कथक का जन्म माना जाता है। और बिरजू महाराज, और अगर हम जन्म की स्थल की बात करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि बिरजू महाराज यह एक कलाकार थे कथक से संबंधित। और इनका घराना कौन सा हुआ करता था? तो इनका घराना लखनऊ घराना हुआ करता था। और इस वजह से हम लखनऊ घराने से ही कथक का जन्म मानते हैं। तो यहां पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? मिर्जापुर है, लखीमपुर खीरी है, इलाहाबाद है या फिर लखनऊ है? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर।
2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.33% भाग है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। हमारा उत्तर प्रदेश कौन से पोजीशन पर है? तो 4th नंबर पर है। अब चूंकि यहाँ पर अलग अलग जिले हैं तो अलग अलग जिलों में भी सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी इज द राइट आंसर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड पिंकी, प्रज्ञा, सोनम और अश्वनी, रविशंकर, गरिमा, कंचन, मधु, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन यहां पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल तेजी के साथ चलेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन भी टोटल 50 अटेंड करने हैं और हमें कोशिश करनी है कि हम इस सेशन से ज्यादा चीजें आपको बता सकें और इन चीजों का इस्तेमाल अपने एग्जाम में अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर सके। पडरौना किस जनपद का मुख्यालय है? मऊ, गोरखपुर, देवरिया या कुशीनगर? देखिए, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर ये 4 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के और इनमें से एक ऐसा जिला जिसका मुख्यालय पडरौना नाम से जाना जाता है, वह कौन सा जिला है? बिल्कुल आंसर करिएगा फटाफट से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे गोरखपुर। रेणु यदुवंशी कह रही हैं गोरखपुर। पूजा, प्रमोद, अलमान, इनका आंसर है 10 का डी। बिल्कुल जितने लोग डी बता रहे हैं, कुशीनगर जितने लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखिए हमारे कुशीनगर इज द राइट आंसर। हम आपको बताते चलते हैं कि कुछ हमारे जिले के ऐसे जनपद हैं जिनको अलग अलग मुख्यालय के नामों से जाना जाता है, तो हम आपको कुछ जिलों के मुख्यालय का नाम याद दिला देते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले कौशाम्बी का इसने लिखा क्योंकि यह सवाल आपके सुपर टेट की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। सुपर टेट में यह पूछा हुआ प्रश्न है कि कौशाम्बी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा मंझनपुर। अमेठी का पूछा जाएगा तो अमेठी का मुख्यालय गोरखपुर। सिद्धार्थनगर पूछा जाता है, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय पूछा जाएगा तो नौगढ़। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़। संत कबीर नगर का पूछा जाएगा तो खलीलाबाद। इससे पहले अभी हम लोगों ने संत रविदास नगर की चर्चा कर ली है। संत रविदास नगर का अभी आपको बताया जा चुका है भदोही। संत कबीर नगर पूछा जाएगा तो खलीलाबाद। सोनभद्र पूछा जाएगा तो रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, ठीक है, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज। क्लियर। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न करता है सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, कौशाम्बी, अमेठी, सिद्धार्थनगर, हाँ अंबेडकर नगर का आपसे पूछा जाता है तो अकबरपुर। अंबेडकर नगर का अकबरपुर। और कानपुर नगर का कानपुर देहात का पूछता है। अगर आपसे प्रश्न करता है कि कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर है तो आपका जवाब हो जाएगा अकबरपुर माती। क्या नाम है? अकबरपुर माती। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जालौन का मुख्यालय कहां पर है तो आप कहेंगे उरई। जालौन का मुख्यालय उरई। तो देखिए हमने कुछ आपको बता दिए। गौतम बुद्ध नगर भी जान लीजिए। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है आपका नोएडा। गौतम बुद्ध नगर नोएडा। तो ये सब अलग अलग जिले हैं और इनकी अलग अलग मुख्यालयों के नाम है। ध्यान देखेंगे हमने आपको लगभग वो सारे जिले बता दिए जो आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इन चीजों को नोट डाउन कर सके, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम आगे के सेशन को फिर से दोहराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा।
सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में, झांसी में, एटा में, या इनमें से कोई नहीं? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में, बदायूं में, एटा में, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, अमेठी का गौरीगंज होगा। क्या लिखा था भाई? हमने तो यही लिखा होगा शायद, अमेठी का गौरीगंज। चेक कर लीजिएगा, अमेठी का गौरीगंज ही होगा। कुछ मिस्टेक हो गई हो तो बात अलग है, लेकिन अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बदायूं में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? कौशाम्बी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, या सारनाथ में? चलिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। गौतम बुद्ध नगर बौद्ध धर्म के संस्थापक जाना जाता है, और चूंकि बौद्ध धर्म के लिए हमारा राज्य एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, इस वजह से क्योंकि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले यहीं उत्तर प्रदेश में ही अपना प्रथम उपदेश भी दिया, और यहाँ पर आपके प्रथम उपदेश देने के कारण हम आपको सारनाथ जिले को एक बौद्ध संग्रहालय या बौद्ध म्यूजियम या कह सकते हैं कि बौद्ध स्थल के रूप में जानते हैं। अगर हम इनके प्राण त्यागने की बात करते हैं तो उसे हम महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में जानते हैं। तो देखिए, एक है धर्म चक्र प्रवर्तन, एक है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे कि सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी में। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी कि इन्होंने अपना प्राण कहाँ त्यागा है, तो आपका जवाब होगा कुशीनगर में। अगर आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध नगर या कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन दोनों प्रकार के धर्मों के लिए, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए मुख्य केंद्र किसे माना जाता है, तो आपका जवाब होगा कौशाम्बी। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए केंद्र माना जाता है। हालांकि यहाँ पर श्रावस्ती भी दिया हुआ है, तो श्रावस्ती जैन धर्म के लिए है, ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध गौतम बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, तो वो आपका बिहार का बोध गया, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया नामक स्थान पर बिहार राज्य में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद उपदेश के लिए वो सारनाथ आए, और फिर यहाँ से उन्होंने जीवन के चारों सत्य को जाना, और फिर उन्होंने अपना प्राण कुशीनगर में त्यागा। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे बुद्धा थीम पार्क पूछता है तो भी आपका आंसर क्या होगा? वाराणसी। गौतम बुद्ध के म्यूजियम के अंदर अशोक स्तंभ के द्वारा हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे कि बौद्ध संग्रहालय वाराणसी के अंतर्गत रखे गए अशोक स्तंभ से हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। और दूसरी चीज कि गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करते हैं तो वो भी आपके वाराणसी के सारनाथ में ही स्थापित की गई है। गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा वाराणसी के सारनाथ में लेटी हुई मुद्रा में, शयन मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थापित है, तो वो आपकी कुशीनगर में। सभी चीजें आप ध्यान से सुनिए और नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 13वां नंबर। बीरबल का जन्म जनपद किस जनपद में हुआ था? कालपी में, मेरठ में, बागपत में, या प्रयागराज में? बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? फटाफट से बताएंगे। कालपी में, मेरठ में, बागपत में, या प्रयागराज में? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले
प्रयागराज, बागपत, मेरठ और कालपी। बीरबल का महल कहाँ स्थित है? तो वह भी हमने आपको बताया था आगरा में बीरबल का महल। लेकिन बीरबल का जन्म, बीरबल अकबर के महल में जो है रहने वाले एक ऐसे मुख्य जो है व्यक्ति माने जाते थे जिनसे जो है अकबर सलाह लिया करते थे। तो ये आपका कालपी जो स्थान है ये आपका पड़ता है जालौन जिले के अंदर, जो कि आपका प्रमुख माना जाता है किसके लिए? कालपी जिला जो है ये प्रमुख माना जाता है हाथ से बने कागज के लिए। ये जाना जाता है हाथ से बने कागज के लिए। जालौन जिला है और इसके अंदर आपका कालपी स्थान है। आपसे इस वजह से, क्योंकि बीरबल की जन्मस्थली है ये, इस वजह से कालपी को कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि कालपी जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे कि कालपी स्थान है जालौन में, जो कि यमुना नदी के किनारे अवस्थित है और यह हाथ से बने कागज के लिए और बीरबल के जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहां की गई? अलीगढ़ में, आगरा में, फर्रुखाबाद में या कन्नौज में? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहां की गई? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अभी हमारे पास प्रश्नों की एक बहुत बड़ी भरमार है और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे कि आज आपको क्या क्या चीजें नई सीखने को मिली। देखिए अभी हमने चर्चा भी की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो इसी विश्वविद्यालय को पहले मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था और ये आपका अलीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी हमने कहा था ना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हमारे राज्य का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना लगभग 1976 में की गई थी। तो यहां पर आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले लिखा है टोडरमल का संबंध सीतापुर से, अबुल फजल का संबंध आगरा से, बीरबल का संबंध जालौन से और अमीर खुसरो का संबंध आगरा से। देखिए अभी हमने बीरबल वाली बात तो कर ली है, यानी कि बीरबल के लिए आप लोग कंफर्म होंगे कि बीरबल आपके कहां से संबंधित है, तो वो जालौन से संबंधित हैं। लेकिन आपको बताना है यहां पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर आ रहा है 15वें का डी। अच्छा जितने लोग सोनाली गुप्ता, सपना 15 का डी बता रही हैं, आकांक्षा, निशत, निधि, ज्ञान मिश्रा बता रहे हैं ऑप्शन ए है, खुशबू, गायत्री, अफसर, साधना, सौम्या, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ जितने लोग जा रहे हैं। यदि आपके अनुसार कि सुमेलित नहीं है, आपके अनुसार ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है, तो आप हमें बताएंगे कि अमीर खुसरो का वास्तविक जन्म स्थल कौन सा है। अगर अमीर खुसरो का संबंध आगरा से नहीं है तो अमीर खुसरो का जन्म कौन से स्थल से है? आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपने कहा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। लेकिन आप बताइए कि अमीर खुसरो यदि आगरा से संबंधित नहीं है तो इनका जन्म स्थल कौन सा है? अमीर खुसरो का जन्म बिल्कुल सही, एटा, कासगंज। वेरी गुड, नाइस आंसर, एटा आ रहा है। वेरी गुड आंसर होगा इसका एटा। एटा से संबंधित है अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो को भी हम लोग तूतीय हिंद के नाम से जानते हैं, इनको हम लोग तोतीय हिंद के नाम से या इनको हम सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। हमारे राज्य में सिराजे हिंद का दर्जा जो है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है और अमीर खुसरो को ही हम उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति का जनक मानते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के ही एटा से स्थल से हुआ है और इस वजह से आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो को सिराजे हिंद, तोतीय हिंद और एटा से संबंधित है ये। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आपको सारे याद रखने हैं। अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल और अमीर खुसरो, चार के चारों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में किस स्थान पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव है? नोएडा में, मेरठ में, बागपत में या बुलंदशहर में? देखिए हमारे राज्य में एक ऐसी यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी। और अभी हाल में ही मेरठ की इस यूनिवर्सिटी के कारण हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि हम साल 2023 तक मेरठ और दिल्ली के बीच नोएडा का प्रचलन कर देंगे, जिससे नोएडा से मेरठ की दूरी को कम से कम किया जा सके और हम आसान तरीके से इस यूनिवर्सिटी तक पहुंच सके और स्पोर्ट्स से संबंधित शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सके। तो यहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की प्रस्तावना की गई है मेरठ शहर में, क्योंकि मेरठ जो है वो खेल के सम्मान के लिए काफी समय से प्रचलित हुआ था और इस वजह से यहीं पर आपका मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाया जा रहा है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे उत्तर के प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं वो आपके ज्यादातर मतलब कह सकते हैं ना, वहां पर जो लड़के लड़कियां पाए जाते हैं वो शारीरिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, यहाँ पर आपको पर्सनालिटी भी अलग तरीके की देखने को मिलेगी। तो चूंकि मेरठ एक ऐसा पूर्वी जिला है जिसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण या केंद्र माना जा सकता है स्पोर्ट्स के लिए, इस वजह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव कहां पर किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरी चीज कि नोएडा यहां पर दिया हुआ है, नोएडा में भी जान लीजिएगा कि नोएडा में हमारे उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी, उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहां पर स्थापित की गई है? तो आपका आंसर होगा नोएडा में, फिल्म सिटी नोएडा में और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपका मेरठ में। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में खेल कूद परिषद का गठन कहां किया गया है? लखनऊ में, वाराणसी में, मेरठ में या प्रयागराज में? खेल कूद परिषद का गठन कहां किया गया है? फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? खेल कूद परिषद का गठन कहां किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे 17 का सी, मेरठ। अभी भी देखिए आप खेल के साथ ऐसा नहीं कि सब में मेरठ जोड़ दो, 17 का सी सब गलत है। सी जितने लोग दे रहे हैं वो सब गलत हैं, बाकी और देखते हैं। 17 का सी सब लोग सी दे रहे हैं। और गुड़िया कुमारी ने कहा है लखनऊ, निशी कह रही हैं वाराणसी, अनुपम सिंह कह रहे हैं मेरठ, प्रतिभा पटेल मेरठ, जितेंद्र सी बता रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का जवाब सी आ रहा है, लेकिन यहां पर सी गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ, क्योंकि देखिए लखनऊ में हमारे पास केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। आप लोगों को एक नाम हम बता देते हैं, यहां पर हमारे पास केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है हॉकी जो है, हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए, हॉकी को हमारे राज्य का एक ऐसा खेल बनाने के लिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवक और युवतियां अपने आप को जोड़ सकें, इसलिए हमारे राज्य में जो सेंटर माना जाता है, जो हमारी राजधानी मानी जाती है, वहां पर हमने खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद परिषद का भी गठन किया है, जिससे खेलकूद में होने वाले नियमों में होने वाले बदलाव में जो है देखरेख की जा सके। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केडी सिंह बाबू स्टेडियम भी लखनऊ में स्थित है। आप मुझे बताएंगे कि अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां स्थित है? आप मुझे फटाफट से बताइएगा कि अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां स्थित है, और आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहां अवस्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में? अब देखिए इस प्रश्न का मुझे पहले से पता है कि आप लोग 90% लोग यही जवाब देंगे कि लखनऊ होगा, चूंकि आप बस क्वेश्चन सुना नहीं और आपने आंसर करना शुरू कर दिया। आप लोग ये सोचते नहीं है कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है,
खेल विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 90% लोग लखनऊ जवाब देंगे, ऐसा मैंने कहा था और ऐसा हो भी रहा है। चलिए बिल्कुल देखेंगे, प्रयागराज आने शुरू हो गया, अब आंसर में बदलाव आ गया, अब लोग प्रयागराज बताने लगे। और प्रयागराज जितने लोग भी बता रहे हैं, जितने लोग भी प्रयागराज बता रहे हैं वो सब गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। खेल विभाग का कार्यालय, भाई परिषद का गठन जहां पर होगा वहीं पर तो अब कार्यालय भी होगा। काउंसिल का मतलब कि जहां पर खेल विभाग से संबंधित सारे राज्य के अधिकारी बैठेंगे, और कार्यालय कहां पर होगा? वहीं पर जहां पर आपके अधिकारी बैठेंगे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना कि ए। ऑप्शन बी जितने लोग दिए वो सब सही है और बिल्कुल शानदार जवाब है। ऑप्शन बी लखनऊ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए, आ गया है आपका एक सवाल जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सबका हैप्पी बर्थडे हो गया, बिल्कुल। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे और जितने लोग भी बताएंगे कि यहां पर ए बी सी गलत है तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 का देखिए बी आ रहा है, सी आ रहा है। 19 का बी आ रहा है और कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां अवस्थित है? ये आपका आंसर है कानपुर में, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। चलिए आंसर करेंगे 19 का ए। देखिए जितने लोग ए बता रहे हैं इसका मतलब उनको पहले से जानकारी है। तो आपको हमें बताना है कि यदि ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में नहीं है तो यह कहां पर स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में नहीं है तो यह कहां पर स्थित है? चलिए फटाफट से बताइए। चलिए बिल्कुल सही। देखिए 19 का जितने लोगों ने आंसर सी दिया है वो बिल्कुल सही है। 19 का सी जितने लोग दे रहे हैं वो सही है। महात्मा गांधी स्टेडियम आपका मेरठ में नहीं है, ये आपका कहां पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप बताएंगे 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हॉकी के जादूगर द विजार्ड के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र का जन्मस्थली कहाँ है? औरंगाबाद में, प्रयागराज में, वाराणसी में या अयोध्या में? देखिए हॉकी के जादूगर जो हमारे मेजर ध्यानचंद्र हैं, इन्हीं के जन्म दिवस 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश का भी राष्ट्रीय खेल या हमारे राज्य का राजकीय खेल दोनों ही हॉकी है, और दोनों ही हॉकी है इसलिए हम हॉकी के जादूगर को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे पास मेजर ध्यानचंद्र की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद्र हमारे उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज जिले से संबंधित है। इनका जन्म जो है वो प्रयागराज जिले में हुआ है। इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। इसके अलावा यदि आपसे प्रश्न करता है कि हमारे राज्य में हॉकी एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा, ये कहां पर खोला जा रहा है? हॉकी एक्सीलेंस सेंटर, अभी हमने आपसे कहा ना कि हॉकी के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहां पर उनके खिलाड़ियों को नए नई तकनीकियां सिखाई जाएंगी और उनके रखरखाव, उनके देखरेख, उनकी जो है सुविधाओं के लिए यहां पर एक्सीलेंस सेंटर खोला जा रहा है। और ये कहां पर खोला जा रहा है? तो ये लखनऊ में खोला जाएगा। ठीक है, हॉकी एक्सीलेंस सेंटर लखनऊ। मेजर ध्यानचंद्र हमारे हॉकी के जादूगर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस है, जिसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज जिले से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा में, आगरा में, वाराणसी में या कौशाम्बी में? राजकीय जैन संग्रहालय, बौद्ध संग्रहालय आपने पढ़ा है, अब आपको बताना है कि हमारा जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देंगे, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? मथुरा। रूपम यादव का सबसे पहला जवाब आया है, आकांक्षा का जवाब आया है कौशाम्बी। देखिए डी आंसर दे रहे हैं, जो लोग डी आंसर दे रहे हैं वो गलत है, कौशाम्बी में नहीं होगा। जैन संग्रहालय की बात हो रही है, जैन धर्म के केंद्र की बात नहीं हो रही है। जैन संग्रहालय की बात होगी तो वो कहां पर स्थित है? मथुरा में। बौद्ध संग्रहालय कहां पर है? तो आप कहेंगे कि वाराणसी में, गोरखपुर में, कुशीनगर में। वाराणसी में, गोरखपुर में और कुशीनगर में बौद्ध संग्रहालय। अगर जैन संग्रहालय की बात करेंगे तो यह आपका कहां पर है? मथुरा में। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इस प्रश्न का जवाब आप सब खटाखट करेंगे क्योंकि ये प्रश्न अभी हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा को, प्रयागराज को, जौनपुर को या फिर लखनऊ को? किसे भारत का सिराज कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिएगा। इसका आंसर आप सबको पता होगा और आप सब लोग फटाफट से जवाब देंगे। बिल्कुल सबसे पहला आंसर आ चुका है मथुरा, नहीं जौनपुर आया है। ठीक है, जौनपुर, जौनपुर, सभी लोग जौनपुर के साथ जा रहे हैं। 22 का सी मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है। निशा ने कहा है ऑप्शन डी लखनऊ में। भाई जौनपुर का सिराज लखनऊ को क्यों कहा जाएगा? अभी हमने कहा ना सिराजे हिंद और भारत का सिराज। सिराजे हिंद पूछेगा तो भी आप कहेंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और अगर आपसे भारत का सिराज पूछेगा तो भी आपका आंसर जौनपुर होगा। ध्यान से सुनेंगे, इसका राइट आंसर बनता है जौनपुर। जौनपुर देखिए हमारे लिए कई सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, हम सब आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। जौनपुर से संबंधित सबसे पहला सवाल आपसे बनता है कि जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जौनपुर की स्थापना की गई है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर की स्थापना किसकी याद में की गई है? तो आप कहेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान की याद में जौनपुर शहर स्थापित किया, और इसी कारण जौनपुर का नाम जौनपुर रखा गया। जौना खान के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया? जौनपुर। जौनपुर जो है वो अभी हमने आपको पहले ही बताया कि ये ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी दरी के साथ साथ यहाँ पर इत्र का भी उत्पादन किया जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कला और संस्कृति में तो जौनपुर से आपका बिरहा, जौनपुर से आपका बिरहा प्रसिद्ध है, और आपका यहाँ पर चौरसिया नामक लोक नृत्य भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका नकटा नामक लोक नृत्य भी प्रसिद्ध है। ठीक है, बिरहा है, चौरसिया है, नकटा है। जौनपुर में अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अटाला मस्जिद है, यहाँ पर आपका अटाला मस्जिद है, शाही किला है, शाही किला है, शाही पुल है, शाही किला, शाही पुल, शीतला चौकियां धाम है। और जौनपुर की बात, एक ये भी विशेषता है जौनपुर की कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां से अकेले 5 नदियां प्रवाहित होती हैं। जौनपुर एक ऐसा जिला है जहां से अकेले 5 नदियां प्रवाहित होती हैं। वैसे जौनपुर में मुख्य रूप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आपका जवाब होगा गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे हमारा जौनपुर जिला बसा है। जौनपुर जिला जो कि वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है, जहां पर आपके पास वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और आपका वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, ये 4 जिले शामिल हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा।
प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में, गोला गोकर्णनाथ में, फतेहपुर सीकरी में या कंपिल में? बताइए। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? देवा शरीफ में? नहीं, देवा शरीफ में देवा शरीफ का मेला लगता है, आगे बात करेंगे इस प्रश्न की। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में है, यहां पर भी नहीं है। कंपिल आपका फर्रुखाबाद में है, यहां पर भी नहीं है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जो कि वास्तविक रूप से आगरा जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर इसको आपको फतेहपुर सीकरी नाम से ही दिया होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि फतेहपुर सीकरी आगरा में, और आगरा के फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। क्लियर? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रेम मंदिर मथुरा में, लेहड़ा देवी मंदिर महाराजगंज में, बराह मंदिर काशगंज में, नागेश्वर मंदिर एटा में। कहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे। ना आंसर करेंगे फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का डी बता रहे हैं। 24 का जितने लोग भी डी बता रहे हैं, नागेश्वर मंदिर बता रहे हैं, वो लोग आप राइट आंसर भी दीजिएगा कि यदि नागेश्वर मंदिर आपका एटा में नहीं स्थित है तो ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? चलिए फटाफट से बताइएगा। देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर तो यही है, इस प्रश्न का राइट आंसर यही है, लेकिन मुझे इस प्रश्न के साथ आप ये भी बताएंगे कि नागेश्वर मंदिर यदि एटा में नहीं स्थित है तो यह कहां स्थित है? इसका राइट आंसर डी है। आप लोग कमेंट करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और फिर दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 एक तरफ दिया है इत्र नगरी, आंवला नगरी, धान का कटोरा, पीतल नगरी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। आई थिंक आपको आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये आपको दे दिया गया है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग आधे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल सही आंसर देंगे यहाँ पर इत्र नगरी कन्नौज, वेरी गुड, इज द राइट आंसर। आंवला नगरी प्रतापगढ़, राइट आंसर। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है और पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद, यानी 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बहुत ही आसान दे दिया था, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना था और आप सब लोग सही आंसर कर दिए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, गोरखपुर कोसी नदी के किनारे है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए कूट में से, दिए गए विकल्प में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए ए फॉर अमेरिका 27 नंबर का बताएंगे। 27 नंबर का सही सुमेलित नहीं है। कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, यह हमने आपको बढ़िया से, जब भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास किए होंगे, हमने आपको सब कुछ पढ़ाया है। आपको यहां पर देना है सही जवाब 27 का सी। और जितने भी लोग सी बताएंगे, अगर आपका आंसर सी है तो आप हमें यह भी बताएंगे कि यदि गोरखपुर कोसी नदी के किनारे नहीं है तो गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए आपको यह भी कमेंट करना है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल श्वेता चौहान का आंसर आ चुका है, रूपम यादव का आंसर आ गया है, और दिशा सिंह, ज्योति पांडे, श्रुति श्रीवास्तव, और क्या है, अरुण शुक्ला, प्रिया त्रिपाठी, शिवांगी, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। देखिए हम इस प्रश्न के साथ आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले तो हमारे राज्य की सबसे बड़ी नदी गंगा इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका विस्तार हमारे राज्य के लगभग 28 जिलों के साथ साथ 28 जिलों के साथ साथ ये हमारे राज्य के 1450 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। गंगा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे ये बनता है कि गंगा के किनारे स्थित तटों में, तटवर्ती जिलों में सबसे ज्यादा जो सीमा है वो कौन से जिले को स्पर्श करती है? तो आपका आंसर होगा बदायूं। बदायूं आपके गंगा की 133 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है, और वाराणसी उनमें से एक है, इन 28 जिलों में से एक है, इसका मतलब ये सही है। गोमती की बात करते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि गोमती जो है यह एक मैदानी नदी मानी जाती है क्योंकि यह इसका उद्गम जो है वो एक मैदानी क्षेत्र से होता है। ये पीलीभीत के फुलहर नामक झील से निकलती है और यह आगे जाकर गाजीपुर में गंगा नदी के साथ मिलती है, और यही कारण है कि गाजीपुर को हम गंगा काशी की छोटी बहन के नाम से भी जानते हैं। आगे दिया हुआ है कोशी नदी, तो कोशी नदी का संबंध गोरखपुर से है? जी नहीं, इसका संबंध गोरखपुर से नहीं है, चूंकि गोरखपुर में मुख्य रूप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? राप्ती नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? राप्ती नदी। ये वही नदी है जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। हालांकि कोशी नदी की बात करते हैं तो इससे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न ये बनता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि कोशी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, यानी बिहार में अधिकतम बाढ़ आने का कारण अगर किसी को कहा जाएगा तो वो इस नदी को कहा जाता है। और आपका अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आने जा रहा है और अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। विश्वविख्यात फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है जो पहले उत्तर प्रदेश में थी? आप सब जानते हैं कि हमारा उत्तरांचल, हमारा उत्तराखंड जो फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, यही उत्तराखंड आपका पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और तब ये उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था। साल 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हुआ, और ऐसा विभाजन जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग किया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग किया गया था। और आप सब जानते हैं कि यदि हम फूलों की घाटी की बात करते हैं तो वो आपका कहां पर, कौन से जिले में है? तो आप कहेंगे कि चमोली में, चमोली में स्थित है। ये आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? श्रृंगवेरपुर का संबंध बांदा से, हस्तिनापुर का संबंध मेरठ से, विंध्याचल का संबंध मिर्जापुर से, और देवा शरीफ का संबंध बाराबंकी से। देखिए देवा शरीफ एक मजार है, यहाँ पर मेला भी लगता है, बाराबंकी में बिल्कुल सही है। विंध्याचल देवी धाम है मिर्जापुर में, ये भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ में है, ये भी सही है। जबकि श्रृंगवेरपुर का संबंध बांदा से नहीं है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है फर्रुखाबाद से। यहां पर इसका संबंध है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में लगता है रामनगरिया मेला, फर्रुखाबाद में लगता है रामनगरिया मेला। यहीं पर लगता है श्रृंगी रामपुर मेला, यहीं पर लगता है श्रृंगी रामपुर मेला। ठीक है, तो ये सब आपका फर्रुखाबाद से संबंधित है। ये आपका गलत दिया हुआ है और इसमें गलत ही आपसे पूछा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये है। नैमिसारण ये कहाँ स्थित है? सीतापुर में, फैजाबाद में, लखीमपुर खीरी में, या फिर झांसी में? नैमिसारण ये कहाँ स्थित है? फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। 30 का ए आ गया है, वेरी गुड। 30 नंबर क्वेश्चन का ए इज द राइट आंसर। देखिए सीतापुर में नैमिषारण्य मंदिर है और यहीं पर आपका लगता है नैमिषारण्य मेला। आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का नंबर का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है? झांसी है, वाराणसी है, शाहजहांपुर है या फिर बागपत है? सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन से जिले से होता है? सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन से जिले से होता है? फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन से जिले से होता है? चलिए बिल्कुल सही, जितने लोग आंसर कर रहे हैं। अच्छा आंसर आ रहा है इसमें से ज्यादातर लोगों का बागपत, वाराणसी, शाहजहांपुर। बागपत, वाराणसी, शाहजहांपुर, अलग अलग आंसर आ रहा है। अरे भाई कटक कहां से आ गया? सविता उपाध्याय, कटक यहाँ पर नहीं है। कटक आपका उड़ीसा में है और ये आपके भारत में आएगा, ना कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। आपको बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन से राजस्थान से होता है। बिल्कुल, देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहांपुर इज द राइट आंसर। जितने लोग शाहजहांपुर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हमने आपसे कहा है कि अगर हम चावल या धान की बात करते हैं, चावल या अगर हम धान की बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश से धान उत्पादन के दृष्टिकोण में दूसरा स्थान है। हमारा उत्तर प्रदेश धान उत्पादन के दृष्टिकोण में दूसरे स्थान पर है। धान का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो पूरे के पूरे तराई क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन अगर एक विशेष जिले की बात की जाती है तो विशेष जिले के रूप में हम जानेंगे किसे? शाहजहांपुर को जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके अलावा आपने अभी पढ़ा कि हमारे उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे चंदौली को। किसे कहा जाता है? चंदौली को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? कन्नौज है, कानपुर है, बरेली है या झांसी है? सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? फटाफट से जवाब दीजिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि मूंगफली हमारे राज्य की एक नकदी फसल है। हमारे राज्य की एक नकदी फसल है जिससे हम नकद की प्राप्ति करते हैं। और नकदी फसलों में से भी अगर आपसे प्रश्न बनता है कि हमारे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो आपका जवाब होगा गन्ना। मूंगफली का उत्पादन हमारे राज्य के बहुत सारे जिलों में किया जाता है, जैसे मेनली यहाँ पर आपका सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर ये सब जिले हैं। लेकिन चूंकि इन सभी में से आपसे पूछा जा रहा है तो आप इनमें से बताएंगे कि हमारे राज्य में जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो झांसी के अंतर्गत होता है। देखिए ये सब जो आपको अभी दिया जा रहा है ये सब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। अगर हम ओवरऑल मतलब समय के हिसाब से ना बात कर हम किसी विशेष वर्ष के हिसाब से ना बात कर हम बात करें कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा या उत्पादन में सबसे मुख्य कौन कौन से जिले हैं, तो सीतापुर है, हरदोई है, लखीमपुर खीरी है। लेकिन अगर हम समय के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से 2021-22 के हिसाब से बात करें तो यहां पर झांसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क इसकी स्थापना कहां की गई है? मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में या लखनऊ में? खाद्य पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? फटाफट से बताएंगे। मेरठ में, नोएडा में, गाजियाबाद में या फिर लखनऊ में? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे। यहां पर आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? 33 नंबर का आंसर करेंगे सी। अमृता, हेमंत, नीतू, मोना, नेहा सभी का आंसर आ रहा है। सभी का आंसर आ रहा है। 33 का
सी इज द राइट आंसर। देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क, या आपसे पूछ लिया जाता है जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है, तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करता है तो आपका आंसर हो जाएगा कहां पर, लखनऊ में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर, लखनऊ में। अगर आपसे गाजियाबाद की बात पूछता है तो ये आपका वेब सिटी के रूप में जाना जाता है। गाजियाबाद को हम वेब सिटी के रूप में जानते हैं। और मेरठ का चर्चा हमने काफी ज्यादा पहले ही कर ली कि मेरठ हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेल के सामान के लिए जाना जाता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का, क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? संथाली है, डोंगरी है, हिंदी है या पाली है? देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी राजकीय भाषा जो होती है वो हमारे उत्तर प्रदेश में दो तरीके की है, एक हमारी हिंदी, दूसरी हमारी उर्दू। क्योंकि हमारे राज्य में जो है वो दो प्रकार, मतलब धर्मों के लिए भी जाना जाता है, कई प्रकार के धर्म यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन हमारे राज्य में जनसंख्या के क्रम में सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो हिंदू धर्म की, और उसके बाद जो जनसंख्या है वो मुस्लिम समुदाय की। तो यहाँ पर हमारे राज्य की अगर हम सबसे बड़ी या आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो हिंदी, जैसे अक्टूबर 1947 में, जैसे अक्टूबर 1947 में हिंदी के रूप में घोषित किया गया था। अगर आपसे प्रश्न करता है कि इसे स्वीकार कब किया गया था, तो इसे जनवरी 1968 में स्वीकार किया गया था उत्तर प्रदेश में। देखिए भारत के संबंध में बात नहीं हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के संबंध में, इसलिए आपको आंकड़े थोड़े बहुत परिवर्तित मिल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वो भी कौन सी हिंदी, तो आप कहेंगे कि वो भी देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी हमारे राज्य की राजकीय भाषा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये रहा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? था की बात कर रहा है, यानी कि पहले, मतलब हम लोग पहले के समय में कौन से नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को? उत्कल नाम से, कलिंग नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से, या फिर अंगा के नाम से? उत्तर प्रदेश का प्राचीन कई बार नाम में परिवर्तन हुआ। पहले हम इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, उसके बाद हम इसे संयुक्त प्रांत, और वर्तमान में हम इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जो जानते हैं वो हम फाइनली 24 जनवरी 1950 से जानते हैं। अगर हम इससे पहले की बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से किस वर्ष में अलग किया गया? 1776 में, 1792 में, 1833 में या 1858 में? देखिए चूंकि जो प्रश्न होते हैं ना, हमने आपसे हमेशा कहा है कि आप प्रश्नों की प्रैक्टिस पर भी फोकस करेंगे। आप पढ़ लीजिए, खूब पढ़ लीजिए, किताबों से पढ़ लीजिए, कोई पढ़ा दे पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद आप प्रश्न करने में गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्नों के माध्यम से जब चीजें प्रव्यक्त की जाती हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंस जाते हैं। तो आपको इन चीजों में परिवर्तन करना है। आपको अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपको उसके लिए प्रश्नों की अधिकतम प्रैक्टिस करनी होगी। यहां पर आंसर देंगे जितने लोग बताना है आंसर, यहां पर अलग अलग लोग आंसर करना भी शुरू कर चुके हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 1833। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 37। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उर्दू संस्थान, संस्कृत संस्थान, हिंदी संस्थान या हिंदुस्तानी एकेडमी? भारत भारती सम्मान यह उत्तर प्रदेश की किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश में भारत भारती सम्मान किस जो है संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो आंसर आ रहा है 37 नंबर का सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल 7 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है भारत भारती सम्मान।
ये एक भारत स्तर पर दिया जाने वाला सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह एक सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, भारत भारती सम्मान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1965 में, 1968 में, 1970 में या 1972 में? उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई है? फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई है? उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई है? बिल्कुल सही इसका आंसर आ रहा है। देखिए सी और डी। अब अच्छा क्वेश्चन में जो फ्लक्चुएशन हो रही है ना, इस पर बहुत ज्यादा आपको काम करना होगा। आपका आंसर परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आप लोग सब लोग बिल्कुल आंसर देखकर कॉपी पेस्ट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और फिर दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करें। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखिए, सूची 1 में आपको दे रहा है एक तरफ कनक भवन, कामदगिरी, कालिंजर और देवा शरीफ। अभी हमने सब कुछ लगभग आपको चर्चा करके बता दी है। देवा शरीफ की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन यानी कि डी का नंबर 4 हो जाए, डी का नंबर 1 हो जाएगा, डी का नंबर 1 हो जाएगा। कनक भवन की बात करते हैं तो अयोध्या धाम, ये आपका 4 हो जाएगा। कामदगिरी की बात करते हैं तो चित्रकूट, ये नंबर 3 हो जाएगा। कालिंजर की बात करते हैं तो बांदा, ये नंबर 2 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 3 2 1 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में या सहारनपुर में? शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है भाई? वाराणसी में। देखिए कौन कौन से मेले कहाँ लगते हैं। वैसे सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। सर्वाधिक मेला कहाँ पर? मथुरा में, टोटल 86 मेले। न्यूनतम मेला कहाँ पर? पीलीभीत में। न्यूनतम मेला पीलीभीत में, यहाँ पर 2 मेले का आयोजन किया जाता है। अगर हम शाकंभरी देवी की बात करते हैं तो ये आपका लगता है सहारनपुर में। यहीं पर शाकंभरी देवी मंदिर भी है और इसी मंदिर के अंतर्गत हर साल शाकंभरी देवी मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो ये आपके हो गए टोटल 40 क्वेश्चन और अभी भी हम लोग 10 क्वेश्चन की ओर हैं और आप सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं। लास्ट में आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम अभी आज क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? कुंभ मेला नहीं, मेरठ में नहीं, ये प्रयागराज में आयोजित होता है। नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित होता है। गंगा मेला आपका प्रयागराज में आयोजित होता है और सिकरी मेला ऐसा कोई नहीं है। हालांकि नाम से आपको लग जाएगा फतेहपुर सिकरी आगरा में, लेकिन ऐसा कोई मेला नहीं है। छोटे छोटे स्थलों पर जो मेले आयोजित होते हैं उनको हम महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, हम उनको याद भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। देखिए मेरठ की बात कर रहा है तो मेरठ में मात्र नौचंदी मेले का नाम आपको याद रखना है। और नौचंदी मेले के साथ एक तथ्य ये याद रखिएगा कि नौचंदी मेला हमारे राज्य में आयोजित किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा मेला है जिसे हम नौचंदी मेले के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा में मेला लगता है? देवा शरीफ में मेला लगता है। कौन सा वो सूफी संत है? निजामुद्दीन औलिया। पहला सवाल था, बदायूं में इनका जन्म है और ये आपका देवा शरीफ बाराबंकी में नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है सैयद सालार मेला।
सलीम चिश्ती, कल बिल्कुल गलत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संत सूफी हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है आपका देवा शरीफ का मेला। कौन से जिले में? तो आप कहेंगे बाराबंकी जिले में। कौन से जिले में? बाराबंकी जिले में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने ये है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत की टप्पा शैली का विकास किया है? मुस्तरी बाई ने, खुशी महाराज ने, मेहंदी खान ने या ठाकुर प्रसाद ने? टप्पा शैली को विकसित किसके द्वारा किया गया है? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे, टप्पा शैली का विकास किसके द्वारा किया गया है? शास्त्रीय संगीत की टप्पा शैली। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे। 43 का आंसर आ रहा है बी, खुशी महाराज। नहीं भाई, खुशी महाराज नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा मुस्तरी बाई। इसका राइट आंसर होगा मुस्तरी बाई के द्वारा टप्पा शैली का विकास किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर ये रहा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करें। दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करें। लक्षू महाराज, फैयाज खान, सिद्धेश्वरी देवी, तलत महमूद। और ये सब आपके कौन से जो है क्षेत्र से संबंधित हैं? ध्रुपद से, गजल से, कथक से या ठुमरी से? बताइएगा इस कूट में से सही कूट कौन सा होगा? इस कूट में से सही कूट कौन सा होगा? चलिए फटाफट से कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लच्छू महाराज तो आपके कथक से संबंधित है, 3 हो गया। फैयाज खान का संबंध ध्रुपद से है, 1 हो गया। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध ठुमरी से है, 4 हो गया। और तलत महबूब का संबंध गजल से है, ये आपका 2 हो गया। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लक्षू महाराज कथक, फैयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी और तलत महबूब का संबंध है गजल से। यहां पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 45 नंबर, गिरजा देवी का संबंध। ये भी आपकी एक ठुमरी गायिका थी। और गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या फिर सहारनपुर घराने से? गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? देखिए हमने आपको बता दिया गिरजा देवी का संबंध किससे है? ठुमरी से है। किससे संबंधित है? ये एक ठुमरी गायिका है। और इनका संबंध कौन से घराने से है? तो इनका संबंध बनारस घराने से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद जमा, बंदे अली खान, बहराम खान या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये सब आपके कला और संस्कृति के विभिन्न घराने हैं। और आपका जो कुछ भी सवाल घराने से संबंधित होगा वो हम आपको इस सेशन में कराते चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन थे? 46 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब। देखिए बंदे अली खान, बंदे अली खान को सहारनपुर घराने का संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। किस घराने में ठुमरी अंग गायिका को अधिक प्रसिद्धि मिली? अभी हमने चर्चा की गिरजा देवी की। गिरजा देवी जो कि एक ठुमरी गायिका थी। मुख्य रूप से इन्हीं को कहा जाता है कि यह जब से प्रवेश करती हैं ठुमरी गायकी में, तभी से आपकी ठुमरी गायन कला को काफी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और अभी आपने कहा कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस से था, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए ये कोई नृत्य नहीं है, इसको छोड़िए। नौटंकी अभी हमने आपको बता दिया था, पूर्वांचल से संबंधित है। नौटंकी आपका पूर्वांचल से है। कर्मा आपका खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है, और यही आपसे पूछ रहा था कि आदिवासियों द्वारा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। जबकि चौरसिया नृत्य की बात करते हैं तो ये भी आपका पूर्वांचल से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से अपने कूट का चयन करें। देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर अवरोही क्रम में जनजातियां जो पाई जाती हैं वो किस क्रम में अवरोही रूप से सजाती जाएंगी, श्रावस्ती में, बलरामपुर में, बहराइच में या लखीमपुर खीरी में। बहुत ही ध्यान से इसका आंसर करेंगे, बहुत ही ध्यान से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, और फटाफट से आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बी दे रहे हैं, 4321। ध्यान से देखिए, 4321 लखीमपुर खीरी और बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। मैक्सिमम लोगों का जवाब ऐसे आ रहा है, लेकिन हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर राइट आंसर देखिए, ज्यादातर आपको आंसर यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिले कि आपको लगभग सीक्वेंस में सेट किया हुआ था। तो सबसे पहला आपका श्रावस्ती में, फिर आपका बलरामपुर, फिर आपका बहराइच, फिर आपका लखीमपुर खीरी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अवरोही क्रम में व्यवस्थित की बात करें, सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो कौन से जिले में पाई जाती है? तो आप कहते हैं कि सोनभद्र जिले में। और आज का अंतिम सवाल, टॉप 50 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और अब आप इसके साथ बहुत तेजी के साथ आंसर करेंगे। फिलहाल हम आपको एक नई इंफॉर्मेशन भी देंगे, और इसके साथ साथ आपके पास जो कुछ भी डाउट्स हो उनको आप कमेंट करके बताएं। कि आपके पास कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए, और बाकी आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कितने ज्यादा आपके सही हुए हैं, ये सब आप बताएंगे। चलिए आंसर करेंगे, आंसर करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां पाई जाती है? और अभी हमने आपको पहले ही बता दिया कि सोनभद्र में। तो यहां पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। न्यूनतम जनजाति की बात करता है तो वो कहां पर पाई जाती है? बागपत में। तो आपके टॉप 50 क्वेश्चंस थे संडे स्पेशल। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपका जो भी सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, पीसीएस, लेखपाल, एसआई, जितनी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सभी परीक्षाओं के लिए जो भी ऑनलाइन बैच नए 5 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, उन सभी बैचेस में आपको अभी चंद्रा 65% का ऑफ दे रहा है। आप लोग जैसे भी एडमिशन ले रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, अगर आप ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं, मतलब ऑनलाइन बैचेस के लिए ये डिस्काउंट है, आप ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं तो आप फटाफट से कम फीस के साथ अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लीजिए। 5 अप्रैल से आपको जितनी भी क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पर दी जाएंगी, और सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल पेड और हाई क्वालिटी की होती हैं। ये आप बाकी सारे स्टूडेंट से भी जान सकते हैं। तो ये आज की इंफॉर्मेशन थी। बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 44 बिल्कुल, जितने लोगों ने 40 एबव सही किया है वो सब बिल्कुल सही हैं। बाकी भी लोग मेहनत करते रहें, आप सब लोग निश्चित सफल होंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछले सप्ताह पूरी प्रैक्टिस की है उसी प्रकार से इस सप्ताह भी प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं।